गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के यूट्यूब चैनल पर बीए पार्ट 3 के लिए पढ़ेंगे छायावाद। सबसे पहले हम छायावाद की बात जब करते हैं तब आता है कि इसका नामकरण जो है वो छायावाद क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम इस नामकरण की चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद में हम जो हैं इसके काल को निर्धारित करेंगे और फिर हैं हम इसकी पहली कविता कौन सी है उसका निर्धारण करेंगे। फिर हम कुछ छायावाद की परिभाषाओं से छायावाद के नामकरण को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों कि हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसको अपन प्रथम महायुद्ध भी कह सकते हैं, और प्रथम महायुद्ध जो है 1914 से 18 तक चला था। इस युद्ध के आसपास एक विशेष काव्यधारा का परिवर्तन हुआ या चलन हुआ, जिसे हमने छायावाद की संज्ञा दी। हमने क्या कहा? यह छायावाद है, क्योंकि उस धारा की जो कविताएं थी वह हमारे द्विविध युग से कुछ भिन्न थी, इसलिए हमने उसका नामकरण दूसरा कर दिया और हमने उसको छायावाद नाम दिया। आचार्य शुक्ल का ऐसा विश्वास था कि बंगला में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था। किसका विचार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐसा विचार है कि बंगला में जो आध्यात्मिक और प्रतीकवादी जो रचनाएं की जाती हैं उसको छायावाद कहा जाता है। अतः हिंदी में भी इस प्रकार की कविताओं का नाम छायावाद चल पड़ा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि बंगला के प्रभाव से हिंदी में भी वैसी की वैसी रचनाएं लिखनी प्रारंभ हो गई जो आध्यात्मिक और प्रतीकवादी थी, और वहाँ आध्यात्मिक और प्रतीकवादी रचनाओं को बंगला में छायावाद कहा जाता था, तो उसी का नामकरण हिंदी में भी हो गया। लेकिन देखिए, तर्क होता है वहाँ वितर्क होता है। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस मान्यता का खंडन करते हुए कहा कि बंगला में छायावाद नाम कभी चला ही नहीं। इनका कहना सच होगा कि छायावाद नाम से बंगला में कोई साहित्य चला ही नहीं। तो ये तो बात यहीं खत्म हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। उन्होंने कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उस तर्क का वितर्क कर दिया, खंडन कर दिया। हिंदी की कुछ पत्र पत्रिकाएं, जैसे सबसे पहले दो नाम आते हैं श्री शारदा और सरस्वती, इसमें लगभग या क्रमशः कहें उसको कि 1920 और 21 में श्री शारदा में मुकुटधर पांडे ने और सरस्वती में सुशील कुमार ने 2 लेख प्रकाशित किए थे हिंदी में, और इसका टाइटल भी ऐसा ही था कि हिंदी में छायावाद। इसी शीर्षक से प्रकाशित हुए थे। किस शीर्षक से? हिंदी में छायावाद शीर्षक से। अतः कहा जा सकता है इन तर्क के आधार पर कि इस समय या इस नाम का प्रयोग
1920 से या इससे पूर्व होने लग गया था। फिर ये कह रहे हैं कि संभव है कि मुकुटधर पांडे ने ही इसका सर्वप्रथम आविष्कार किया हो। यानी किसका? छायावाद नाम का आविष्कार मुकुटधर पांडे ने ही किया हो। पांडे जी ने या मुकुटधर पांडे जी ने इस नाम का प्रयोग प्रारंभ में व्यंग्यात्मक रूप में किया था। और क्यों किया था? छायावादी काव्य की अस्पष्टता के लिए इस नाम का उपयोग किया था। किंतु आगे चलकर वही नाम स्वीकृत हो गया जो किसमें किया गया था पहले? व्यंग्य के रूप में जिसका उपयोग किया गया था। और वही नाम जो है आगे चल कर के सभी को स्वीकृत हो गया, सभी ने मान लिया, स्वीकार कर लिया। स्वयं छायावादी कवियों ने इस विशेषण को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। अन्य साहित्यकारों ने तो किया ही, छायावाद प्रवृत्ति के जो कवि थे उन्होंने भी इस नाम को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। फिर देखिए सन 1916 में निराला की जूही की कली और पंत के पल्लव की कुछ एक कविताएं प्रकाश में आ चुकी थी। यानी निराला जी की जूही की कली 1916 में प्रकाशित हो गई थी और सुमित्रा नंदन पंत जी की जो पल्लव की कुछ कविताएं हैं वह भी प्रकाशित हो गई थी। ये वर्ष न केवल उथल पुथल के द्योतक हैं, यानी कौन से? 1916 और लगभग 20-21 वाले वर्ष। ये उथल पुथल के ही द्योतक नहीं हैं, अपितु इसमें सामाजिक परिवर्तन के भी प्रतीक ढूंढे जा सकते हैं या फिर सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक भी यह रहे हैं। यही कारण हो सकता है कि छायावाद का आविर्भाव अपने अनेक नवीनताएं लेकर आया। यानी छायावाद जब आया, उसका प्रारंभ हुआ तो कई प्रकार की नवीनताओं के साथ में हुआ। वैसे भी ये वर्ष 1918 से 38 आधुनिक भारतीय इतिहास में एक नए और उल्लेखनीय मोड़ के कारण युगांतर के गवाह हैं, क्योंकि इसी दरमियान जो भारत के लोग हैं वह आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। तब ये कह रहे हैं कि यह जो साल हैं 18 से 38 के बीच की जो अवधि है वो भारतीय इतिहास में एक नए और उल्लेखनीय मोड़ के कारण इस युग में कुछ अंतर करने वाला है। और इस अंतर का ये जो समय है वह साक्षात गवाह है। 1918 में झरना का प्रकाशन हुआ। झरना जयशंकर प्रसाद का काव्य है। इसमें छायावाद के रंगों को देखकर ही आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने उसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा था। किसको? झरना को। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा कि यह छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है। अब देखिए, छायावाद को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है।
द्विवेदी युग की इतिवृत्त प्रदान, गद्य आवास देने वाली और बहिर्मुखी स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ। इसके जन्म के मूल में, किसके? छायावाद के जन्म के मूल में सांस्कृतिक चेतना और नवीन मानवीय चेतना का भी विशेष हाथ रहा है। यानी उस समय लोगों में सांस्कृतिक चेतना आ गई थी और उसके बाद में नवीन मानवीय चेतना का विशेष हाथ रहा है। तत्कालीन साहित्य समीक्षकों ने छायावाद को जितना समझा नहीं था, उससे कहीं अधिक उनके मनोजगत में छायावाद नाम छा गया था। यानी उस काल के लोगों ने इस छायावाद को समझा ही नहीं, लेकिन यह नाम जो था छायावाद, वो उनके मन पर, मनस्पटल पर छा सा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। कितने अर्थों में? दो अर्थों में। कौन से? एक तो रहस्यवाद के अर्थ में। रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ समझते हैं तो उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है कि काव्य की वस्तु क्या है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति के व्यापक अर्थ में है। पहला क्या कहा है? काव्य वस्तु से उसका संबंध। दूसरा क्या कहा है? काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। छायावाद का सामान्यतः अर्थ होता है, छायावाद का सामान्य अर्थ क्या बताया है कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। किसकी जगह? प्रस्तुत की जगह अप्रस्तुत का कथन। यानी लौकिक की जगह अलौकिक वस्तु का कथन कह सकते हैं अपन। अब देखिए, ये जो शुक्ल जी की परिभाषा है, इस परिभाषा के अनुसार कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजना की एक शैली विशेष स्वीकार किया है। क्या कहा है? कि अभिव्यंजना की एक शैली विशेष है छायावाद। साथ ही वे छायावाद और रहस्यवाद को भी अभिन्न ही मानते हैं। किसको? छायावाद को और रहस्यवाद को एक ही मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते हैं। फिर देखिए, इसके बाद में आते हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने भी छायावाद को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती हैं, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। क्या कहा? कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़े और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़े, तब छायावाद की सृष्टि हो जाती है। डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद के लिए कहा है कि यह एक दार्शनिक अनुभूति है। कि छायावाद क्या है? एक दार्शनिक अनुभूति के रूप में स्वीकार किया है। देखिए, यहाँ हम दोनों के तर्क को स्पष्ट करेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी की जो परिभाषाएं हैं, इन्होंने छायावाद को रहस्यवाद का ही पार्श्ववर्ती स्वीकार किया है। और यह स्वीकार या यह स्वीकृति जो है ब्रह्मजनित हैं और संकीर्णता को प्रस्तुत करती हैं। तो यहाँ इन दोनों के मत का खंडन हो गया है।
फिर हमारे अगले आलोचक आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। उन्होंने कहा है कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। क्या कहा है कि छायावाद की व्याख्या कैसे हो सकती है कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म, उसके छोटे से छोटे रूप, किंतु रूप उसका छोटा हो, सूक्ष्म हो, किंतु व्यक्त सौंदर्य में, जो सौंदर्य को अभिव्यंजित करता है, व्यक्त करता है, उसमें आध्यात्मिक छाया का भाव, उसमें अध्यात्म होना आवश्यक है, अध्यात्म का भाव होना आवश्यक है। और ये कह रहे हैं कि ऐसा भाव होगा तब छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। फिर हमारे अगले आचार्य आते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, और उन्होंने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। क्या कहा है? ये एक विशेष प्रकार की भावों की पद्धति है और जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। फिर इसके बाद में आते हैं जयशंकर प्रसाद। उन्होंने कहा कि जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, कि किसके आधार पर? वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। अब छायावाद में क्या क्या चीज़ें हैं? ध्वन्यात्मकता है, लाक्षणिकता है, सौंदर्यमय प्रतीक हैं, और इनके साथ में स्व अनुभूति की प्रवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। हम जब इन सब का कैलकुलेशन निकालते हैं तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि छायावाद अपने पूर्ववर्ती काव्य की स्थूल और इतिवृत्त शैली के प्रति विद्रोह तो है ही, प्रकृति के विस्तृत वक्ष पर काव्य अनुभूतियों को प्रसारित करने वाला काव्य भी है। इस प्रकार से हमने इस छायावाद के नामकरण को थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश की। कल जो है हम इस छायावाद की प्रवृत्तियाँ, इसके प्रमुख कवि कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम नामकरण तक ही सीमित रहेंगे। आपको यह हमारा YouTube चैनल कैसा लगता है? आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।